हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। बच्चों आप लोग बहुत दिनों से बहुत सारे अलग अलग सीईटी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर आप लोग को बहुत सारे वीडियोस मिल रही होगी। ठीक है, पिछले लास्ट कुछ दिनों से बच्चों आप लोग को फिजिक्स की वीडियो मिली होगी, आपको मैथ्स की वीडियो मिली होगी और बहुत सारे बच्चे मुझे भी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि सर हमें बायोलॉजी की भी वीडियोस बना के दीजिए, बायोलॉजी के भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताइए बच्चों, आप हमारे साथ डिस्कस कीजिए सर कि हम लोग जिसे एग्जाम में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। सही बात है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बच्चों को 6-7 एमसीक्यूज में लेकर आया हूं। छोटी सी वीडियो है बच्चों, 10-15 मिनट की, ज्यादा बड़ी वीडियो हम लोग बना नहीं रहे हैं। सही है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को यहां पर समझाऊंगा। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखो, अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की तो आप लोग बायोलॉजी वही बच्चा कैटर करेगा, वही बच्चा पढ़ेगा जो पीसीबी ग्रुप का होगा। सही बात है, जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देना होगा, जिसमें से बच्चों आपको फिजिक्स के 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और बायोलॉजी अकेले आपको 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। समझ रहे हो, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है ना, तो पीसीबी में बच्चों 100 क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी के मिलते हैं। सही है। वैसे अगर पीसीएम में बात करूं तो बच्चों मैथ्स में 50 क्वेश्चन ही रहते पर 2 मार्क्स के रहते हैं एक क्वेश्चन पर। यहां पर ऐसा नहीं होता है, यहां पे 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है पर आप लोग को 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो टोटल आपको 200 मार्क्स का पेपर होता है गेस। सही है ना, ठीक है, एक बार कमेंट करके बताना जरूर से। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन सीईटी के सॉल्व करवाने वाला हूं, कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से लेकर आया हूं, कुछ क्वेश्चंस आप लोग को पीवाईक्यूज के तौर पर लेकर आया हूं बच्चों। तो सारी चीजें समझेंगे, सारी चीजें सॉल्व करेंगे, देखते हैं बच्चों। ठीक है, और बच्चों पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा के रखा हुआ है हमारे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपको बायोलॉजी पूरा कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पढ़ना है, कि एक टॉपिक पढ़ना है, कि एक टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, तो सब कुछ बच्चों मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पर पढ़ा कर रखा हुआ है। चलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की इस वीडियो को। कुछ एमसीक्यूज है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली। सही है। सो बायोलॉजी की हम लोग बात करेंगे, पीसीबी ग्रुप्स के लिए है और ये लेक्चर नंबर 1 है। मतलब यहाँ आज मैं कुछ एमसीक्यूज लूंगा, फिर अगले कुछ आने वाले लेक्चर्स के अंदर कुछ और एमसीक्यूज की हम लोग बात करेंगे। ओके, चलेगा। तो आ जाओ बच्चों, सबसे पहले एमसीक्यू की बात करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिरकार एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है। देखो, 2 प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं बच्चों, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन है बच्चों, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता। समझ रहे हो, इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं रहता। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। समझ रहे हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। समझ में आई बात, ठीक है। मतलब एनारोबिक ऐसा रेस्पिरेशन है जहां पे यू कैन से ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता। वही एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा बच्चों। और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है एज कंपेयर टू एनारोबिक। इसीलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन ज्यादातर बैक्टीरियाज करते हैं, छोटे छोटे फंगाई करते हैं, फंगाई भी नहीं बोल सकते, छोटे छोटे वायरसेस करते हैं। वायरस बैक्टीरिया जो होते हैं ना, बहुत बहुत छोटे बच्चों, जिनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती ना, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। उसके अंदर 2 स्टेप है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सही है, एक ग्लाइकोलाइसिस और एक होता है फर्मेंटेशन। ये 2 स्टेप होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ये तीनों स्टेप होने के बाद ही, ये तीनों स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही बच्चों एटीपी यानी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ये बातें हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी, 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या लिखा है बच्चों, क्वेश्चन क्या है वो जरा पढ़ो। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द आरक्यू इज ऑलवेज डैश। आरक्यू की वैल्यू क्या होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ये क्वेश्चन है ना। व्हाट इज मीन बाय आरक्यू, पहले ये समझो। आरक्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो आरक्यू का मतलब होता है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। ठीक है, आरक्यू का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। और इसका देखो, इसका फॉर्मूला क्या है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। ये है बच्चों आरक्यू का फुल फॉर्म। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस। इसका फॉर्मूला होता है कि जितना आपने CO2 कंज्यूम किया किसी भी रेस्पिरेशन के थ्रू, किसी भी रेस्पिरेशन के थ्रू जितना आपने CO2 कंज्यूम नहीं, रिलीज किया। ठीक है, CO2 रिलीज किया, क्योंकि CO2 क्या करते हैं हम लोग, रिलीज करते हैं ना, और ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। और कितना डिवाइड बाय कितना ऑक्सीजन हमने क्या किया, कंज्यूम किया। ये बच्चों है फॉर्मूला आपके रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट को फाइंड करने का, डिफाइन करने का। ठीक है, समझ में आ गया, ओके, बहुत अच्छी बात है।
तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन मतलब आरक्यू, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, कितना CO2 आपने रिलीज किया डिवाइड बाय कितना O2 आपने कंज्यूम किया। अब हमें बताना है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का वैल्यू होता है वो क्या होता है। अब देखो डिपेंड करता है बच्चों, CO2 रिलीज होगा, बिल्कुल रिलीज होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी CO2 रिलीज होता है बच्चों, बिकॉज यहां पे ग्लाइकोलिसिस होती है और ग्लाइकोलिसिस के अंदर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो कुछ नंबर में, मान लो मैं बोलता हूं कि n नंबर में, मैं क्या बोलता हूं बच्चों, n नंबर में क्या रिलीज हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है। अच्छी बात है। कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, जरा बताओ, क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंज्यूम होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज मैंने अभी बताया ना, एब्सेंस ऑफ O2 के अंदर बच्चों ये रिएक्शन, ये साइकिल चलती है। तो मतलब यहां पे ऑक्सीजन कितना होगा बच्चों, 0। ऑक्सीजन का वैल्यू कितना होगा, 0। ये कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कितना भी हो सकता है, वो हमको मैटर नहीं करता, लेकिन O2 का वैल्यू कितना होगा, ऑक्सीजन का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 0। सही बात है। और एनीथिंग डिवाइड बाय 0, किसी भी चीज को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो, किसी भी चीज को बच्चों आप 0 से डिवाइड करते हो, तो उसका वैल्यू क्या आता है, इंफिनिटी। उसका वैल्यू क्या आता है बच्चों, इंफिनिटी। समझ रहे हो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज डी इज द इंफिनिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया, डी इंफिनिटी इज ड करेक्ट ऑप्शन। किसी भी चीज को आप 0 से डिवाइड करो तो उसका आंसर इंफिनिटी ही आता है, दैट इज नथिंग बट योर इंफिनिटी वैल्यू। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात, बताओ, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन पूछा, आपसे एनारोबिक रेस्पिरेशन पूछ लेगा, आपसे पूछेगा कि चलो मान लो अपना ग्लूकोज यूज किया तो कितना रेस्पिरेटरी क्वोशंट होता है, प्रोटीन यूज किया तो कितना रेस्पिरेटरी क्वोशंट होता है, फैट यूज किया तो कितना 1 ग्राम फैट से कितना रेस्पिरेटरी क्वोशंट बनता है, तो उसके ऊपर भी बच्चों वैल्यू पूछी जा सकती है। तो वो सारी चीजें आप लोग याद कर लेना। ओके, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, विच एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम पपाया। पपाया से कौन सा एंजाइम निकलता है बच्चों, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। क्या है बच्चों, पपेन। देखो नाम भी वैसे पपाया और पपेन, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। वैसे ये चीजें याद रखने वाली है, इसके ऊपर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चों। ये आप लोग जब स्टडी करते हो, पढ़ते हो, तभी आप लोग याद करते हो। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, कंपैटिबिलिटी एंड इनकंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी या इनकंपैटिबिलिटी ऑफ पोलन पिस्टल इज डिटरमाइंड बाय डैश। पोलन पिस्टल क्या होता है, याद करो। कहां बनाए, यहां बनाए। अच्छा, एक पेज रफ ले लेते हैं, एक रफ पेज ले लेते हैं बच्चों, और इस पे कुछ चीजें हम लोग स्टडी कर लेंगे। ओके, बहुत अच्छी बात है। मान लो मैंने एक पिस्टन बनाया। पिस्टन मतलब क्या होता है बच्चों, कार्पेल। अच्छा नहीं बनाया, हट, अच्छा नहीं बनता मेरे से डायग्राम कभी कभी, कोई बात नहीं। दिस इज द पिस्टन। इसके 3 पार्ट होते हैं, पिस्टन को हम लोग कार्पेल भी बोलते हैं बच्चों। इसके 3 पार्ट होते हैं, सिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब यहां पे मान लो आके बैठ गया है पोलन ग्रेन, यहां पे आके बच्चों बैठ गया है पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन जब यहां पे बैठता है तो इनके बीच में कुछ इंटरैक्शन होती है, कुछ इनके बीच में बच्चों इंटरैक्शन होती है, इसी को हम लोग कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरैक्शन बच्चों यहां पे पोलन ट्यूब बनती है और ये फिर जाके पोलन ग्रेन डबल फर्टिलाइजेशन करता है। ये चीज आपने पढ़ रखी है, पढ़ी हुई है, ठीक है। तो अगर मान लो ये जो मान लो ये पिस्टल है, ये मैंगो प्लांट का है, मान लो इसके ऊपर पपाया या फिर मान लो गुआवा के फ्रूट का इसके ऊपर पोलन आके गिर गया, तो क्या दोनों का फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना बच्चों। तो मतलब दोनों चीज को फिक्स करने के लिए कि भाई तुम मेरे ही प्लांट के, मेरे ही स्पीशीज के पोलन हो, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों यहां पे कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं, कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो क्या आइडेंटिफाई करते हैं, जो इनके बीच का इंटरैक्शन स्मूथ करवाते हैं कि भैया तुम मेरे पोलन ग्रेन हो तो अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ पोलन पिस्टल इंटरैक्शन करके पोलन ग्रेन मतलब पोलन ट्यूब बना के तुम फर्टिलाइजेशन कर सकते हो। लेकिन मान लो मैंगो के पिस्टल पे, मैंगो का कार्पेल पे बच्चों गुआवा का पोलन आके अटक गया, तो क्या वो एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। तो ये जो कंपैटिबिलिटी या फिर इनकंपैटिबिलिटी है वो कौन डिसाइड करेगा? यहां पर कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं, आप कह सकते हो बच्चों स्पेशल प्रोटीन हो सकते हैं, या फिर यहां पर कुछ एंजाइम हो सकते हैं जो एक दूसरे को रिलीज होकर, अब कुछ एंजाइम पोलन रिलीज करता है, कुछ एंजाइम कार्पेल रिलीज करता है, और इन दोनों के इंटरैक्शन से ही ये डिसाइड होता है कि हाँ भाई तुम कंपैटिबल हो और तुम आगे चल के पोलन ट्यूब बना सकते हो और फर्दर फर्टिलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, सो देखो ऑप्शन है क्या, कहां गया? सुक्रोज इज नॉट ऑप्शन, हाँ स्पेशल प्रोटीन इज द ऑप्शन। न्यूट्रिएंट वाटर नहीं, हाँ चलो
करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? स्पेशल प्रोटीन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और कोई ऑप्शन तो नहीं है ना? न्यूट्रिएंट तो ऑप्शन नहीं है बच्चों, न्यूट्रिएंट डिसाइड नहीं करता, वाटर डिसाइड नहीं करता, सुक्रोज तो स्पेशल प्रोटीन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सारी चीजों का स्क्रीनशॉट भी लेते चलो इफ यू वांट। ठीक है, ओके, इस रफ पेज को हम लोग रखेंगे, बहुत सारी चीजें सॉल्व करनी है। अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन क्या है? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखो क्या है बच्चों। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसको किसको याद है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बच्चों किसको किसको याद है? मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे की जाती है, किसके लिए की जाती है। कोई मर्डर का केस हो गया, ठीक है, मर्डर हो गया है, वहां पे ब्लड मिला है, ब्लड को फिर डीएनए एनालिसिस किया जाता है, फिर डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, उस ब्लड से डीएनए रिमूव करना पड़ेगा, तभी उसका तो हमें फिंगरप्रिंट मिलेगा। यू कैन से उसका सीक्वेंसेस मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ फिंगरप्रिंटिंग। तो क्या उसके स्टेप्स हैं? यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं और आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि पहला स्टेप कौन सा है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, दैट यू हैव टू टेल मी। ठीक है, दैट यू हैव टू बच्चों टेल मी। क्लियर है? क्या से कैसे होता है? आ जाओ रफ पे देखते क्या होता है सर, बताइए। देखो मैंने सब ऑलरेडी पढ़ा रखा है, मुझे पता है। अरे बेटा क्यों नहीं, मुझे पता है बच्चों, मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अगर आप लेक्चर्स देखोगे ना तो ये सारी चीजें एकदम डिटेल में, एकदम अच्छे से पढ़ाया हुआ है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है बच्चों? फिंगर प्रिंटिंग क्या है बच्चों? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग जनरली क्या करते हैं, सबसे पहले एक डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। जैसे मान लो एक आपको ब्लड मिल गया किसी भी स्पॉट पे, किसी भी क्राइम स्पॉट पे, या कहीं भी बच्चों आपको एक ब्लड मिल गया। अब उस ब्लड को एक साइंटिफिक ऑफिसर, एक फॉरेंसिक ऑफिसर क्या करेगा उसके साथ? वो क्या करेगा, उसको पहले कलेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर बच्चों ऑब्वियसली बात है उसके अंदर सेल्स होंगे, आरबीसी होंगे, और उस आरबीसी के अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि सेल्स को तोड़ के बच्चों उसके अंदर से आरबीसी निकालना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी आरबीसी नहीं, उसके अंदर से डीएनए निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। मतलब आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? दैट यू हैव टू रिमूव द डीएनए फ्रॉम द स्पेसिफिक सेल और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। जो भी आपको एक सेल दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसके अंदर सबसे पहले डीएनए को रिमूव करना। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल कैसे किया जाता है? बहुत सारे बच्चों अलग अलग एंजाइम डाले जाते हैं। प्रोटीन अगर उसके अंदर रहता है तो प्रोटीएज डाला जाता है, आरएनएज डाला जाता है, समझ रहे हो? तो अलग अलग चीजों को तोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसके अंदर से डीएनए को निकाल दिया जाता है। तो डीएनए आपका निकल गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों? अब उस डीएनए को आपको छोटे 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 पार्ट में काटना है, जिसके लिए हम लोग क्या बच्चों यूज करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम यूज करते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन डाइजेस्टिव एंजाइम यूज करते हैं, जिसको दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस। सही है, दो प्रकार के होते हैं। तो यू कैन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बच्चों क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। सही बात है। उसके बाद क्या किया जाता है बच्चों? उसको यूज किया जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया, कट हो गया, चीजें जो कट हो गया बच्चों, अभी भी आपको दिख रहे हैं क्या? वो नहीं, अभी बच्चों क्या आपको दिखेंगे क्या? नहीं। इतने सारे अलग अलग स्टेप हैं, कहा गया इतने सारे अलग अलग स्टेप है बच्चों। अब आपको दिखेगा तो नहीं ना कि वो जो डीएनए है जो बना हुआ है वो क्या सच में प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, समझ रहे हो? ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए बच्चों सबसे, अरे यार कहाँ चले जा रहा हूं मैं आगे बच्चों। उसको दिखाने के लिए बच्चों क्या किया जाता है? एक इलेक्ट्रोफोरेसिस बनाया जाता है, उसके अंदर एक वेल डाला जाता है, उसके अंदर कुछ यू कैन से पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किए जाते हैं, और वहां से थर्ड स्टेप जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। सही बात है। तो पहला स्टेप हो गया ये, दूसरा स्टेप हो गया ये, तीसरा स्टेप हो गया ये। अब देख लो क्या किसी ऑप्शन में 1 2 3 है? 1 3 2 है, सॉरी 1 3 2, यही है ना? 1 2 3 कौन कौन सा है बच्चों? सबसे पहला आइसोलेशन ये होगा, दूसरा क्या होगा? रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन ये होगा, और उसके बाद क्या होगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो 1 3 2 किसमें है? 1 3 2 इसमें 1 2 3 है, नहीं ये तो ऑप्शन गलत है। 1 3 2 हाँ ये हो सकता है, 1 3 2 ये भी हो सकता है, समझ रहे हो? तो ये दोनों ऑप्शन है। 1 4 नहीं ये भी गलत है, ठीक है। तो मतलब अभी आपके पास दो ऑप्शन है, अभी आपके पास क्या है बच्चों? दो ऑप्शन है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भी आपको स्टेप पता होना चाहिए, इसके बाद का स्टेप भी आपको पता होना चाहिए। अगला स्टेप होता है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या बच्चों? कि जो भी डीएनए आपने एक्सट्रैक्ट किया, जैसे मान लो
ऐसे ऐसे आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट किए, बहुत सारे अलग अलग डीएनए आपने एक्सट्रैक्ट किए। अब वो दिखता नहीं है, समझ रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चों इसके ऊपर एक दूसरा इसका हाइब्रिड, मतलब इसका एक यू कैन से अपोजिट पेयर ऑफ डीएनए लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो ये 5' एंड टू 3' एंड है, तो इसके ऊपर आप दूसरी एक स्टैंड लगाओगे, जो क्या होगा, इधर से 5' है, इधर से 3' होगा, समझ रहे हो, मतलब इसके ऊपर एक अपोजिट, समझ रहे हो, एक अपोजिट आप क्या लगाओगे, स्टैंड लगाओगे, इसके साथ भी लगाओगे, इसके साथ भी लगाओगे, इसके साथ भी, जिसकी वजह से आपका डीएनए दिखना चालू हो जाता है। इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एंड द लास्ट स्टेप होता है फोटोग्राफी। ठीक है, तो अब आई होप आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आई होप आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। पहला आपका आइसोलेशन, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद फोटोग्राफी। तो ऑप्शन क्या बना, 1 3 2 5 4। सो 1 3 2 4 नहीं 1 3 हाँ 5 4। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, ये बच्चों आपका करेक्ट स्टेप है। ओके, आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, द लार्वा ऑफ एस्कैरिस। एस्कैरिस कहां पे बिलोंग करता है, किंगडम एनिमेलिया का बच्चों क्वेश्चन है 11th स्टैंडर्ड से। एस्केल हेलमिन्थिस करके एक फाइलम है, उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यू कैन से बहुत ही खराब यू कैन से खराब जानवर एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग एस्कैरिस बोलते हैं, जो हमारे पेट में रहता है। एस्कैरियसिस एक बीमारी है बच्चों, एस्कैरियसिस, एस्कैरिस नहीं, एस्कैरिस तो वॉर्म का नाम है, कीड़े का नाम है। एस्कैरियसिस एक बीमारी है जिसमें होता क्या है कि एस्कैरिस नाम का जो वॉर्म है, जो कीड़ा है, जो यू कैन से इतने पतले पतले लंबे लंबे आपको ये मिलते वॉर्म देखने के लिए मिलते हैं, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, पेट में क्या हो जाते हैं बच्चों, ग्रो होने लगते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि हमेशा कीड़े की दवाई खानी चाहिए, 6 महीने में एक बार हमको क्या करना चाहिए, कीड़े की दवाई खा लेनी चाहिए, ताकि हमारे पेट से कीड़े वीड़े साफ हो जाए। ऐसा कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, सो वही ये एस्कैरिस है बच्चों, ये हमारे पेट में ही रहता है, सिर्फ इंसानों से प्यार करता है, ओनली ह्यूमन लविंग, ऐसा लिख दो, इसमें ऊपर लिख दो, ओनली लव्स ह्यूमन, मतलब ये सिर्फ आपको इंसानों में ही देखने के लिए मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इंसानों के पेट में रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया देखो, द लार्वा ऑफ एस्कैरिस आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, एस्कैरिस का जो लार्वा है ना, वो बहुत सारे अलग अलग बॉडी के पार्ट से घूमता है, बट जो इसका अडल्ट बॉडी है वो कहां पे मिलेगा, अभी मैंने आपको बोला बच्चों कहां पे मिलेगा, आपके पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में आपको देखने के लिए मिलता है, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको भरा हुआ देखने के लिए मिलता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। सो है क्या डाइजेस्टिव, यस दिस इज द ऑप्शन। कभी कभी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन भी ऑप्शन में दे दिया जाएगा, समझ लो। सो लंग्स में नहीं मिलेगा, किडनी में नहीं मिलेगा, लिम्फेटिक सिस्टम में नहीं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलेगा। सो दिस इज द ऑप्शन, इसको नोट कर सकते हो बच्चों। लास्ट एमसीक्यू बच्चों आज के इस वीडियो का, व्हेन केप्ट इन वाटर ड्राइड रेजिन्स, ठीक है, ड्राइड रेजिन्स स्वेल अप सिग्निफिकेंटली ड्यू टू व्हाट। जब जो मुनक्का रहता है, मुनक्का आपने खाया ना, उसको बच्चों हम लोग पानी के अंदर डालते हैं, वो सूखा हुआ है पूरा, वो सूखा, उसको हम लोग पानी के अंदर डालते हैं और कुछ समय बाद बच्चों फूल जाता है, एकदम पानी उसके अंदर भर जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, क्या ये ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है? ऑस्मोसिस नहीं होता बच्चों, ऑस्मोसिस एक्टिव प्रोसेस है। डिफ्यूजन नहीं, ऑस्मोसिस के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखती है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाना, ये भी कह सकते हो, बट इसका बेस्ट ये एग्जांपल है बच्चों इम्बाइबेशन का। ये भी आपके 7th लेसन से, 12th बायोलॉजी 7th लेसन से क्वेश्चन है बच्चों ये इम्बाइबेशन। ठीक है, इम्बाइबेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज फूल जाती है ना, गुब्बा हो जाती है, फूल का गुब्बा बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्बाइबेशन। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, वुड। जब आप लकड़ी बहुत दिन अगर आपके घर में पड़ी हुई है लकड़ी, ठीक है, और बारिश का पानी लग रहा है, ये हो रहा है, तो उसका साइज बढ़ जाता है, फूल जाती है वो, समझ रहे हो, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम आती है, कभी कभी दरवाजे फूल जाते हैं, तो फिर दरवाजा बंद नहीं होता, फिर कारपेंटर को बुला के नए दरवाजे लगाने पड़ते हैं। सो इम्बाइबेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो आई होप जितनी भी चीजें मैंने सिखाई हैं, समझाई हैं, वो चीजें आपको समझ में आती रहेंगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके जरूर से मुझे बताना, मैं और भी वीडियोस कोशिश करूंगा आप लोग के लिए बनाने के लिए। ऐसे ढेरों एग्जांपल्स पड़े हुए मेरे पास, सही है, तो उनको भी मैं ट्राई करूंगा आप लोग के लिए लेकर आने के लिए। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर से बताना बच्चों। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसे ही और वीडियो में, जहां पर हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड कीप स्टडिंग। ओके, बाय बाय।